हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इतिहास से संबंधित टॉप 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितने क्वेश्चन का उत्तर पता था। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीके के सभी टॉपिक इतिहास, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स को कवर करना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा और अपने बहन भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोहना। पश्चिमोत्तर भारत के सोहना नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 2 है, ज्ञानी मानो होमोसेपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। ज्ञानी मानो होमोसेपियंस का आविर्भाव इस धरती पर 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3 है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा। तांबा धातु का। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किया था। प्रश्न संख्या 6 है, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कासारपड़। प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में कासारपड़ कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न संख्या 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर वृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थान पर वृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाव चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता काल में भाव चित्रात्मक लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी। प्रश्न संख्या 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 है, मेसोपोटामिया के साक्ष्य में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा। मेसोपोटामिया के साक्ष्य में हड़प्पा स्थलों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेराकोटा। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। प्रश्न संख्या 13 है, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। हड़प्पा कालीन कालीबंगा स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है। प्रश्न संख्या 14 है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अष्टाध्यायी। सर्वप्रथम अष्टाध्यायी ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिला है। प्रश्न संख्या 15 है, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 है,
ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रत्निन। ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को रत्निन कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रत्निन। प्रश्न संख्या 17 है, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभा एवं समिति। राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था सभा एवं समिति कहलाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 18 है, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खिल्ल। ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ल कहा जाता था। प्रश्न संख्या 19 है, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 20 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोश उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोश उपनिषद से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 21 है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतरंजी खेड़ा से। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख अतरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 22 है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पिटक। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 23 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने राजगृह में अपना पहला उपदेश दिया था। प्रश्न संख्या 24 है, प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है, किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गया। प्रश्न संख्या 26 है, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैव संप्रदाय। लिंगायत शैव संप्रदाय का अंग माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न संख्या 27 है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राज्य तरंगिणी की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलहड़ ने। धर्मनिरपेक्ष साहित्य राज्य तरंगिणी की रचना कलहड़ ने किया था। प्रश्न संख्या 28 है, पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महापद्म नंद को। पुराणों में मगध साम्राज्य के महापद्म नंद शासक को सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। प्रश्न संख्या 29 है, सीरियाई राजदूत डाइमेकस किसके शासन काल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। सीरियाई राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के शासन काल में भारत आया था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। प्रश्न संख्या 30 है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक धनानंद था। प्रश्न संख्या 31 है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 32 है, मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। प्रश्न संख्या 33 है, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ब्राह्मणी, अरमाइक, खरोष्टी, ये सभी राइट आंसर है। अशोक के अभिलेख इन सभी लिपियों में उत्कीर्ण है। प्रश्न संख्या 34 है, मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीर्थ। मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या 35 है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपगुप्त। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। प्रश्न संख्या 36 है, मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग। मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व की दर 1/6 भाग निर्धारित थी। प्रश्न संख्या 37 है, शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10वें वर्ष। शासन के 10वें वर्ष के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा किए थे। प्रश्न संख्या 38 है, राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्षणाध्यक्ष। राजकीय टकसाल के अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन शासक ने करवाया था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 है, गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में गांधार एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था। प्रश्न संख्या 41 है, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धनुष। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक धनुष था। प्रश्न संख्या 42 है, प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कारिकाल को। प्राचीन चोल वंश का संस्थापक कारिकाल को माना जाता है। प्रश्न संख्या 43 है, किस पांडे शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेंडुजेलियन। नेंडुजेलियन पांडे शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेंडुजेलियन। प्रश्न संख्या 44 है, पांडे राजवंश की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदुरै। पांडे राजवंश की राजधानी मदुरै थी। प्रश्न संख्या 45 है, चीनी लेखक फाहान किसके शासनकाल में भारत का यात्रा किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी लेखक फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का यात्रा किए थे। प्रश्न संख्या 46 है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, किस गुप्त शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जयिनी बनाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जयिनी बनाई थी। प्रश्न संख्या 48 है, इलाहाबाद स्थित प्रयाग पराशस्ती लेख की रचना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिशेर ने। इलाहाबाद स्थित प्रयाग पराशस्ती लेख की रचना हरिशेर ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिशेर। प्रश्न संख्या 49 है, हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासन को जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंद गुप्त को। हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय स्कंद गुप्त शासन को जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने किया। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है। प्रश्न संख्या 52 है, गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एरण अभिलेख। गुप्त काल के एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 53 है, हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शशांक। हर्षवर्धन ने शशांक शासक को पराजित करके कन्नौज पर अपना अधिकार प्राप्त किया था। प्रश्न संख्या 54 है, कश्मीर के मार्तांड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
ललितादित्य मुक्तापिंड ने कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। प्रश्न संख्या 55 है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर जिसे हम रथ मंदिर कहते हैं का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोज बनाते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 56 है, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चचनामा। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी चचनामा पुस्तक से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 57 है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीम प्रथम। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम था। प्रश्न संख्या 58 है, निम्न में से किसके शासनकाल में तैमूरलंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर। सिकंदर के शासनकाल में तैमूरलंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 59 है, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयचंद को। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 60 है, निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान ने सर्वप्रथम डाक व्यवस्था शुरू किया था। प्रश्न संख्या 61 है, निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान की स्थापना किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक सुल्तान ने दीवान ए बंदगान की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 62 है, निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सुल्तान ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था। प्रश्न संख्या 63 है, दीवान ए विजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त विभाग। दीवान ए विजारत नामक संस्था का कार्य वित्त विभाग से संबंधित था। प्रश्न संख्या 64 है, अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलबर्ग को। अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्ग को बनाया था। प्रश्न संख्या 65 है, बंगाल के किस शासक ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर शाह ने। बंगाल के सिकंदर शाह शासक ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 66 है, बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन अलाउद्दीन हुसैन शाह ने चलाया था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 67 है, निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। प्रश्न संख्या 68 है, भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक शंकराचार्य था। प्रश्न संख्या 69 है, विशिष्टता द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानुजाचार्य ने। विशिष्टता द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। प्रश्न संख्या 70 है, द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माधवाचार्य ने। द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन माधवाचार्य ने किया था। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 71 है, गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। गुरु नानक सिकंदर लोदी सुल्तान के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 72 है, चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती था। प्रश्न संख्या 73 है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की थी। प्रश्न संख्या 74 है, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर खां और हुमायूं के मध्य। चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। प्रश्न संख्या 75 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। प्रश्न संख्या 76 है, निम्न में से किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह ने। शेरशाह शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 77 है, निम्न में से किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने। शेरशाह शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था। प्रश्न संख्या 78 है, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य मिला लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। जहांगीर मुगल शासक के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। प्रश्न संख्या 79 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। प्रश्न संख्या 80 है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश नाम से किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना हुसैन फैज ने। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश नाम से मौलाना हुसैन फैज ने किया था। प्रश्न संख्या 81 है, जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर की रचना की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा में। जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर की रचना की थी। प्रश्न संख्या 82 है, मोहम्मद फकीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। मोहम्मद फकीर एवं मीर कासिम शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। प्रश्न संख्या 83 है, निम्न में से किसने शेर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने शेर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। प्रश्न संख्या 84 है, निम्न में से किस शासक ने म्यूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। शाहजहां शासक ने म्यूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है। आइए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 85 है, सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक मामलों से। सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी धार्मिक मामलों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 86 है, निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयसिंह शिवाजी। जयसिंह शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। प्रश्न संख्या 87 है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिहरिओम बुक्का ने। विजयनगर की स्थापना हरिहरिओम बुक्का ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 88 है, सालू वंश की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह सालू ने। नरसिंह सालू ने ही सालू वंश की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 89 है, तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर नरसिंह ने। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। प्रश्न संख्या 90 है, डोमिगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। डोमिगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न संख्या 91 है, अनमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय ने। अनमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना कृष्णदेव राय ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। प्रश्न संख्या 92 है, अरविडु वंश की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिरुमल ने। अरविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने किया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या 93 है, निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन हुमायूं शाह को। अलाउद्दीन हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है। प्रश्न संख्या 94 है, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब शासक ने। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब मुगल शासक ने करवा दी थी। प्रश्न संख्या 95 है, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद को। गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 96 है, निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संभाजी ने। संभाजी मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था। प्रश्न संख्या 97 है, किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था। प्रश्न संख्या 98 है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालीकट में। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत के कालीकट स्थान पर उतरा था। प्रश्न संख्या 99 है, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोचीन। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के कोचीन नामक स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित किया था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोचीन। प्रश्न संख्या 100 है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? कमेंट में बताइए कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।